मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंच जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स उनको पता हो, रीजनिंग पता हो, सही बातें पता हो, ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनको साइंटिफिक चीज़ें पता हो, थोड़ी विज्ञान उनको पता हो, ताकि वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे खाद यूज़ करें, चाहे हर्बिसाइड यूज़ करें, चाहे बीज यूज करें, कुछ भी प्रयोग करें, वो अच्छे ढंग से प्रयोग करें ताकि उससे हमें अच्छा लाभ मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम खाद देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, और पोषक तत्वों में जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं, तो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो जमीन में जाकर के पानी में घुल करके पूरी मिट्टी में फैलते हैं और जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ कोई समस्या नहीं है, हम कोई भी उर्वरक डालें, नाइट्रोजन पानी में घुल के पौधों तक मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम डालते हैं जमीन में खाद के माध्यम से, तो वहीं पड़े रहते हैं और वो अपनी जगह से ज्यादा हिल नहीं पाते, ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर चल पाते हैं। जड़ों को उन तक पहुंचना होता है, अगर जड़ वहां तक नहीं पहुंची तो वो ऐसे ही रह जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं होगा। तो ऐसे पोषक तत्वों को हमें बिल्कुल जो बीज है, या जहां हमने बीज बोया है, कूण जहां हमने खोली है, फरो, वहीं हमको प्रयोग करना चाहिए। आज मैं इन्हीं पोषक तत्वों में बात करूंगा जो जमीन में डालने के बाद वहीं पड़े रहते हैं और हिलते नहीं है, स्थिर हो जाते हैं। सबसे पहला जो पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। फास्फोरस वाली खाद आप जो भी डालेंगे, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट डालें, चाहे डाइअमोनियम फास्फेट डालें, उसमें जो फास्फोरस होगा, और आपने जहां डाला है, मान लीजिए लाइन आपने बीच की खोली और यहां आपने फास्फोरस वाली खाद डाली है, तो ये जो है फास्फोरस यहीं रहेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जड़ों को यहां तक आना पड़ेगा। तो ये हमें फास्फोरस वाली खाद में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसी जगह डालें जहां जड़ तक वो पहुंच जाए। दूसरा तत्व है जिंक। जिंक भी बहुत ज्यादा नहीं हिलता है, वहीं पड़ा रहता है, और इसके लिए अगर हम जिंक सल्फेट डालते हैं तो सल्फेट अलग हो जाता है और जिंक वहीं पड़ा रह जाता है जिंक आयन में। तो इससे बचने के लिए हमें इसका चिलेटेड वाला जो आता है, चिलेट वाला जिंक अगर हम डाल देंगे, ईडीटीए वाला, तब ये समस्या नहीं रहेगी। और चिलेट वाला जिंक पानी में घुल करके बहता रहता है और जड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप जिंक सल्फेट डाल देंगे, सल्फेट वाला डालेंगे, तो वो अपनी ही जगह पे पड़ा रहेगा। तो ये सल्फेट वाले जो भी हैं, क्योंकि सल्फेट अलग हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, फिर जिंक बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी शो करेगा, और जो भी कंपाउंड होंगे उनके साथ, कार्बोनेट के साथ या किसी दूसरी चीजों के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ कंपाउंड्स बना लेगा और वहीं पड़ा रहेगा, पौधों को नहीं मिलेगा, या तो इनसॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं, या फिक्स हो जाएगा मिट्टी के अंदर जा करके। तो जिंक वाली खाद अगर आप चिलेट डाल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो बिल्कुल वहीं डालिए जहां हमारे पौधों की जड़ें आने वाली हैं। इसी तरह से आयरन है, लोहा है, इसमें भी हमें क्या करना चाहिए, चिलेट वाला डालना चाहिए। सल्फेट वाला हम डालेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, तो सल्फेट वाला आयरन हमको नहीं डालना चाहिए। जो फेरस सल्फेट आता है जमीन में आप डालेंगे, उसका हमें बहुत फायदा नहीं मिलेगा, केवल सल्फेट से सल्फर मिलेगा और आयरन वहीं रहेगा, फिक्स हो जाएगा, पौधों को नहीं मिल पाएगा, हाईली रिएक्टिव है। इस कारण से हमें इसकी बहुत ज्यादा मात्रा डालनी पड़ती है, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर, तो ये बहुत महंगा पड़ता है। इस कारण से हमें चिलेट वाला ही डालना चाहिए। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर भी हाईली रिएक्टिव है और जहां हम डालते हैं वहीं पड़ा रह जाता है, इसलिए इसको भी हमको चिलेट वाले जो आते हैं उनको प्रयोग करना चाहिए, सल्फेट वाले का नहीं करना चाहिए। जमीन में हम डाल रहे हैं, सल्फेट वाला हमारा स्प्रे के लिए अच्छा रहता है। तो ये जो 3-4 तत्व हैं जो फास्फोरस में चिलेट नहीं आते हैं, फास्फोरस के लिए एनपीके खाद है, डीएपी है, एसएसपी है, ये खाद आती हैं। तो ये वाली खाद को आपको कहाँ डालना है, कूड़ में ही डालना है, ताकि बिल्कुल सीड के पास रहे। और इस वाले जो जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इसके लिए हमारे पास तरीका ये हो सकता है कि हम चिलेट वाला डालें, तो चिलेट वाले पानी में घुल जाते हैं, ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं। अगर चिलेट वाला नहीं है, हम पे सल्फेट वाला है, तो हमको थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ती है और वहीं डालिए जहां जो हम बीज के पास डालिए। लेकिन फेरस सल्फेट जो है, आप इसका प्रयोग ना कीजिए जमीन के अंदर, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है और बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, पौधों को नहीं मिल पाएगा। तो ये इन तत्वों की जो आप खाद डाल रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये जमीन में स्थिर हो जाते हैं, पानी के साथ बहते नहीं हैं और जड़ों के बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं। तो हमको इसकी मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है और ये महंगे होते हैं और हमारी खेती का खर्चा बढ़ता जाता है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर जो तत्व जमीन के अंदर नहीं चल पा रहे हैं, उनको बिल्कुल सीड के पास डालें, ताकि जड़ें निकलते उसको ले लें, या चिलेट वाला आता है तो चिलेट वाला डालें। हमारी कोशिश होनी चाहिए चिलेट वाला मिल जाए तो हम उसका प्रयोग करें। नाइट्रोजन की खाद है, कोई समस्या नहीं है,
नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में पानी के साथ बह के चलती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पोटेशियम के साथ भी कोई समस्या ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पोटेशियम फंसता है मिट्टी में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फंसता है, पानी के साथ बह के पौधों को उपलब्ध हो जाता है। सल्फेट सल्फर है, उसके साथ भी ऐसी कोई खास समस्या नहीं आती, सल्फेट पानी में घुल जाता है, पौधों को मिल जाता है। तो लेकिन ये उन तत्वों वाली खाद अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और बीज के पास ही हम इसको डालना चाहिए, ताकि तुरंत जड़ें उसको ले लें और इसका अच्छा शोषण कर लें, ताकि उसकी जो पत्तियां हैं अच्छी पत्तियां निकलें, फूल उसके अच्छे निकले, दाने अच्छे बने और हमें उसकी अच्छी उपज मिले। अगर ये तत्व नहीं मिलेंगे तो उनकी बढ़वार कम होगी, निश्चित रूप से उसमें बीज भी कम बनेगा, बालियां छोटी रहेंगी, दाना पतला रहेगा, कमजोर रहेगा, और जो हमने डाला है उसका खेती का खर्चा तो बढ़ेगा और हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इन तत्वों पे बड़ा आप ध्यान दीजिए। अगर ये वाले तत्व आप प्रयोग कर रहे हैं खाद, तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी कि इन तत्वों की खाद पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स हो जाते हैं जमीन के अंदर, जहां डालते हैं वहीं पड़े रहते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी साइंस पता चल सके, रीजनिंग पता चल सके कि हमें ऐसा क्यों करना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे प्लेलिस्ट है कृषि किसान, आप उसको देखिए। कृषि किसान खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है, ताकि वो चीजों को अच्छे ढंग से समझ सके। धन्यवाद।